तो हम कहते हैं कि भारत की इकॉनमी चौथी बड़ी इकॉनमी हो गई है, या जैसा कि आपने सुना कि होने वाली है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि इससे ठीक है इकॉनमी चौथी हो जाएगी, कुछ दिन के बाद तीसरी हो जाएगी, इससे आम लोगों को क्या? देखिए, अभी आप वर्मानी जी से बात कर रहे थे, उन्होंने दो तीन अहम बातें कही, लेकिन मैं उसको और आगे ले जाता हूँ। पहली बात कि देश में ग्रोथ हो रहा है, पर कैपिटा इनकम का भी ग्रोथ हो रहा है। अगर आप 2010 में उठाइए नंबर, आंकड़े उठाइए, 2015 के उठाइए, 2020 के उठाइए और 2025 के उठाइए, तो आंकड़े इम्प्रूव हो रहे। मतलब इकोनॉमी अगर आपकी बढ़ रही है तो आपके पर कैपिटा जीडीपी जो है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन आप ये भी देखिए, दुनिया की 20% पॉपुलेशन यहाँ रहती है, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो जाहिर है 20% पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी, या फिर चाइना का आप देखिए, चाइना का भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 13-14 हज़ार डॉलर है कंपेयर टू अस, और उनके भी अगर आप 2010 में उठाइए तो 3-4 हज़ार डॉलर ही थे उनके पर कैपिटा जीडीपी। तो जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उससे पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन हम दोनों मिला के 40% पॉपुलेशन दुनिया की इस दो कंट्री में रहती है। बाकी दुनिया में 60%, पूरी दुनिया में 60% पॉपुलेशन रहती है, दो कंट्री मिला के ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन रहती है। तो जाहिर है हमें और भी बेहतर करना पड़ेगा, और इकोनॉमी हमारी तेज होगी, और जितना अच्छी इकोनॉमी होगी उतना ज़्यादा पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा, और लाइफ स्टाइल भी बढ़ रहा है। आज लोगों को आप देखिए ना, आज आज जो वेलफेयर स्कीम हम चलाने में जो कामयाब हो रहे हैं, क्यों? हमारे जो जो रेवेन्यूज है सरकार की, उसमें आमदनी बढ़ी, जीएसटी का कलेक्शन 2.4 ट्रिलियन डॉलर हो गया है या रुपीस हो गया। वो अपने आप में एक समझ में आता है कि ग्रोथ काफ़ी मोमेंटम है, ग्रोथ मोमेंटम 12% का ग्रोथ है। तो जिस जैसे जैसे आमदनी सरकार की बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए वेलफेयर स्कीम जा रहे हैं। आपको क्वालिटी ऑफ लिविंग जो है, क्वालिटी ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लिविंग दोनों इंप्रूवमेंट हुआ है। गरीबी रेखा से बाहर लोग निकले हैं, वो भी आपको साथ दिखता है। अब आपके पास जिसको छत नहीं होता तो छत है, तो ये तो इम्प्रूवमेंट लाइफ में, अच्छे बेटर लाइफ हो गई ना, क्वालिटी लाइफ बढ़ी है। जिसके घर में खाने के लिए नहीं तो खाने पहुंचता है। आज एक आम नागरिक, गरीब नागरिक, उसका हाथ सरकार थाम के मजबूत कर रही है, मतलब उसको हर तरह की सुविधाएं दे रही है। आज अगर आयुष्मान जैसी स्कीम है तो ये फंड करती है सरकार, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, और कई चीज़ों के लिए जो मिलता है, तो लोगों के जो क्वालिटी है रहने सहने के, वो बेहतर हुए हैं, ये दिखता है साफ इसमें। लेकिन अभी तो शुरुआत है, हम अपने इस ग्रोथ के मोमेंटम पे हैं। आज दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी में इंडिया का नंबर ऊपर में है, टॉप पे है। और इसकी वजह है कि हमने जो पॉलिसी इनिशिएटिव लिया है, चाहे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया है या पॉलिसी रिफॉर्म्स किया है, इसके फायदे अब दिखने लगे। जिस तरह से एक छोटा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि बैंकिंग रेजोल्यूशन के लिए अगर हमने आईबीसी लेकर आए, तो बैंक के जितने एनपीएस है वो खत्म होके अब रिकैपिटलाइज किया, और वेल्थ क्रिएट भी हो गया। बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा, जिसने अगर एफपीओ किया तो उन्होंने कैपिटल भी रेज कर लिया। आज बैंक के जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ गई, जो एकदम खस्ता हालत में थी, प्लस क्रेडिट ऑफ टेक भी हो गई, उनकी एबिलिटी जो है वो लेंड करने की बढ़ गई। तो ये पॉलिसी रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हुआ। दूसरा जीएसटी कलेक्शन आप देखिए, तो जीएसटी कलेक्शन वो बढ़ रहा, बैंक डिविडेंड देने लगी, मैं आऊंगा आपके पास। कई सारे रिफॉर्म हैं जो, और क्या रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसमें अलग से आऊंगा। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि इकोनॉमी बढ़ती है। एक छोटी सी बात कर, हाँ, छोटी सी बात खाली कह रहा हूं कि देखिए, कल तक बैंक को कैपिटलाइज करना पड़ा था, इसलिए कि बैंक के पास पैसा नहीं था। कैपिटल एडिक्वेसी जो है वो बुरी हालत में थी, कैपिटल एडिक्वेसी की भी मेंटेन नहीं कर पाते। आज बैंक डिविडेंड दे रहा है, इसलिए कि कैपिटल एडिक्वेसी तो ठीक हो गई, बैंक के क्रेडिट वर्दी भी हो गया, क्रेडिट लेंड करने के लिए स्थिति में हो गया, क्रेडिट ऑफटेक भी इस महीने को छोड़ दिए तो क्रेडिट ऑफटेक भी ठीक चल रहा है, और बैंक डिविडेंड भी देने लगा। उसी तरह से पीएसयू में भी है। तो ये फर्क आ रहा है, और इससे सरकार के जो सरकार की जो एबिलिटी जो है वेलफेयर स्कीम रन करने की, और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और आगे और भी बढ़ेगी। और आमदनी जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और प्रोडक्टिविटी, और खासकर अगर स्किल्ड फोर्सेस होंगे, जैसे जर्मनी में आपके 90% लोग स्किल फोर्सेस है, जापान में स्किल फोर्सेस बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ स्किलिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ये तो हम 2014 के बाद हमने इसकी कोशिश की कि भाई हमें स्किलिंग करना है लोगों को। तो अब ये होते होता एक दिन में तो स्किलिंग होती नहीं। ये इनिशिएटिव लिया है, अगले 30-40 साल में जब तक हम विकसित भारत होंगे
तब तक हमारे जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड वर्क फोर्स होगा, एजुकेशन पैटर्न बढ़ चेंज होगा। ये बीए कर लिया, एमए कर लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, लिखने पढ़ने को उसको एजुकेटेड बोलते थे। अब जाहिर है एक्सपेक्टेशन ठीक है, दूसरी स्किलिंग एक तो बड़ा फोकस रहेगा जो contribution आगे आपके चल के पूरे इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा। अंशुल अभिजीत जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंशुल जी, आपने सुना सरकार की तरफ से भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है, आम लोगों का रहन सहन बेहतर हो रहा है और प्रति व्यक्ति आय चूंकि आम आबादी ज्यादा थोड़े से कम रहती है वो भी धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है। तो ये जो आरोप लगता था कि इकोनॉमी तो बढ़ रही है, अमीरी गरीबी के बीच खाई कम बढ़ती जा रही है, ये आरोप तो आपको लगता है कि उसमें अब दम नहीं है, कि है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, अगर चौथी अर्थव्यवस्था हो जाए सबसे बड़ी दुनिया में तो ये सुर्खियों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक तरह से ये दिखावा है। जो असलियत है यहाँ पर, जो दुश्वारियां हैं, जो विषमताएं हैं, ये इसको छुपाता है। भारत तो विकसित हुआ नहीं है, यहाँ पर तो गरीबी है, बल्कि यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबों की तादाद भारत में है। ब्रिक्स, जो जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, सबसे बुरी हालत भारत की है। सबसे ज्यादा जो बेरोजगार हैं वो भारत में है। अगर यहाँ पर एक अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, अगर वृद्धि होती है, इसका ये मतलब नहीं कि गैर बराबरी चली गई है। गैर बराबरी बढ़ रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप देख लीजिए कि 1% जो लोग हैं यहाँ पर, वो 40% यहाँ की जो संपत्ति है, यहाँ के संसाधन है, उनके मालिक बने हुए हैं। तो अगर यहां पर वृद्धि होती है, इसका यह मतलब नहीं वो कुछ ही लोगों में सीमित रहती है, 1% लोगों में सीमित रहती है। देखिए, पर कैपिटा तब बढ़ता है और वृद्धि भी नहीं हुई है। अगर आप औसत लगा लें कि जीडीपी ग्रोथ, सकल घरेलू उत्पाद का ग्रोथ मोदी सरकार में कितना हुआ है, उसकी औसत लगा लें तो 6 या 6.5 से ज्यादा हुआ नहीं है। यूपीए सरकार में 7 से 8% वहां पर एक वृद्धि हुई थी, जिससे सचमुच इकोनॉमी बढ़ी थी और वहां पर सब लोगों को फायदा हुआ था। यहां पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। पर कैपिटा $2,500 अभी तक रुका हुआ है। अगर आपको एक विकसित देश बनाना है तो यहां पर वृद्धि दर होनी चाहिए 10 से 12% जीडीपी का। यह आपके सपनों में भी नहीं हो सकता जिस तरह से यह सरकार चल रही है। और ये भी जीडीपी के आंकड़े भी विवादित हैं, आप जानते होंगे, क्योंकि नहीं, एक मिनट, आपने बोल दिया ना, आपने बड़े विस्तार में बहुत सारी बातें फैलाई, गलत फहमियां भी फैलाई, मुझे उनका जवाब देने दीजिए। और ये जो जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद के जो नंबर भी आ रहे हैं, ये भी विवादित हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 2 से 3% से ज्यादा यहां पर बढ़ोतरी हुई नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था की, क्योंकि सब और आंकड़े तो सारे नकारात्मक हैं। यहां पर गरीबी तो एक तरह से व्यापक है, बेरोजगारी दर यहां पर बढ़ रहा है, जो यहां पर उत्पादन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो 16% तक रह गया है। कहां पर यूपीए की सरकार में 17% था और मोदी सरकार कहती थी कि ये 22% ऑफ जीडीपी ले जाएंगे, लेकिन वो ले नहीं गए, वो तो 16% है। उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% है यहां पर। आप मुझे बताइए, सरकारी आंकड़े हैं, यहां पर 75%। जफर इस्लाम साहब छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर शिशिर सिन्हा जी उनके पास जाऊंगा मैं। जफर इस्लाम साहब छोटा सा जवाब दे दीजिए। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, ये कह रहे हैं कि इंडिया का ग्रोथ नहीं हुआ है। अरे भाई, आप 2004 में जब हमने दिया था उस वक्त के आंकड़े उठा के देखिए अंशुल जी, आपको एहसास होगा किस हालत पे हमने इकोनॉमी दी थी आपको। एक स्ट्रांग इकोनॉमी, जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उस वक्त 2004 के उठाइए और उसके बाद उसको देखिए कि 2014 में कितना मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, किस तरह से मैक्रो जो है एकदम टेरेबल सिचुएशन में आपने। अरे जफर साहब, हमने 8% जीडीपी आपको दी थी, उसको विकृत करके कोविड के पहले 3.7 हो गई। नहीं, गलत बात है। नहीं, हमने आपको कितनी जीडीपी दी थी ये बताइए। उस वक्त 2014 में आपको तोहफे में कितनी जीडीपी मिली थी? मैं आ रहा हूं, आपने 3.7 और नहीं, मैं एक मिनट, अंशुल जी बोल लेने दीजिए, अंशुल जी का बोल लेने दीजिए। अंशुल जी आपके सवालों का जवाब ही दे रहे हैं, सुन लीजिए। अंशुल जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। अभी बीच में जवाब, संक्षिप्त में दीजिए। जफर इस्लाम साहब संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, 2 मेहमान हमारे से जुड़े हुए हैं। मैं संक्षिप्त में बोल, बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, आज 11वें स्थान पे जो इकोनॉमी थी 2004 से 2014 तक 11वें स्थान पे रही। वो इकोनॉमी में मोमेंटम दिखा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी, ग्रोथ दिखा, और उसके बाद आज हम जो है चौथे स्थान पे हैं और अब तीसरे स्थान के लिए नॉक कर रहे हैं। 2 साल 2.5 साल के अंदर हम हो भी जाएंगे वो। लेकिन जरा इनसे पूछिए कि जो
या आप खुद देख लीजिए कि जो आंकड़े आप उस वक्त के निकाल के देखिए और 2014 में वो आंकड़े किस तरह से बिखरते हुए दिखे। जिस इकोनॉमी में पॉलिसी पैरालिसिस हो, जिस इकोनॉमी में सारे बैंक डूबते हो, अगर व्हाइट पेपर लेके आते तो इनके पास कोई मुंह नहीं होता। लेकिन देश को बचाने के लिए हमने व्हाइट पेपर नहीं लाया। लेकिन आज गर्व से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है। हमारे यहाँ 10-12% जो कह रहे हैं ग्रोथ। जफर साहब, इस पे भी जवाब है अंशुल जी का, लेकिन अंशुल जी का जवाब लूंगा। ऐसा करता हूँ, शिशिर सिन्हा जी, मिताली निकोल, आप दोनों का ओपनिंग रिमार्क्स लेते हैं, फिर आप दोनों थोड़ा देर आराम कर लीजिए, डेटा देख लीजिए कौन सा डेटा सही, कौन सा डेटा गलत आप लोगों का। तो इसमें शिशिर सिन्हा जी आपके पास आना चाहूंगा। आपसे ये समझना चाहता हूँ, जब ये हम कहते हैं कि इकोनॉमी हमारी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रही है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रही है, तो इसको जरा समझाइए कि इसका मतलब आम इंसान के लिए क्या होता है। क्या ये माना जाए कि अर्थव्यवस्था का बढ़ना इस बात का संकेत है कि अभी न थोड़ी देर से ही सही रोजगार के ज्यादा मौके मिलेंगे, अमीरी गरीबी के बीच खाई मिटेगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा? लक्ष्मण जी, पहले तो आपको बहुत बहुत आभार हमें बुलाने के लिए, क्योंकि लगभग 12 साल के बाद उस चैनल पे मैं आया हूँ जिस चैनल में काम करता था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें आमंत्रित करने के लिए। दूसरी बात, ये भी हमें बता दूं कि 7 शिशिर सिन्हा जी जनवरी की टीम में मैं 2026 काम करता था। शिशिर सिन्हा जी हमारी टीम का नेतृत्व करते थे, जहां मैं जिस टीम में था। मैं धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली चीज कि हमें 7 जनवरी 2026 का इंतजार करना होगा इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि तब भारत सरकार पहली बार एक अनुमान जारी करेगी वित्त वर्ष 2025-26 का। एक दूसरा, ये जो आंकड़े आपके दिए गए हैं वो 2025-26 वित्त वर्ष के लिए है, ना कि 2025 कैलेंडर वर्ष के लिए है। तीसरी बात, ये होगा जिसके अभी जानकारी जो है वो अंतिम रूप में पता चलेगा मई 2026 में। तो ये जो आंकड़ों का खेल है नहीं, एक लंब हो गया है। दूसरा जो मूल आपका सवाल था कि क्या इससे गरीबी दूर हो जाएगी, क्या ये असमानता दूर हो जाएगी, ये वही वाली कहानी है कि मुर्गी या अंडा। सवाल उठता है कि जब जिस देश की आबादी आप 140-145 करोड़ की आबादी हो, और वहां पर आपकी अगर अर्थव्यवस्था का आकार, आपकी अर्थव्यवस्था का आकार जो है वो 4.186 जो मैं 187 जो मैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े को लूं, वो पहुंच जाता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रति व्यक्ति औसत, आप देखिए, माफ कीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय लिखने के बजाय हमें लिखना चाहिए प्रति व्यक्ति औसत आय। प्रति व्यक्ति औसत आय जो लगभग आप समझ लीजिए कि 2,880 के करीब में पहुंचेगा। और वहां पर अगर हम जापान से तुलना करें कि उनकी अर्थव्यवस्था का आकार जो है वो 4.186 के लगभग में होगा, और प्रति व्यक्ति आय उनकी पहुंचेगी, प्रति व्यक्ति औसत आय जो होगी वो 33,960 के लगभग में होगी। तो अंतर रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का अगर विस्तार होगा तो उससे आपके प्रति व्यक्ति औसत आय में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक दूसरी बात, संसाधन जैसे जैसे आएंगे, आप जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो कुछ भी आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, उसके लिए आप सक्षम हो पाएंगे। और ये तभी संभव होगा जब आपकी अर्थव्यवस्था का विकास हो, आपके लिए आय का स्रोत बने। तीसरी बात कि हम लोग एक थ्योरी इस्तेमाल करते हैं, चूंकि अर्थशास्त्र का एक छात्र रहा हूं तो एक थ्योरी आपके सामने रखना चाहूंगा, एक सिद्धांत रखना चाहूंगा। इसको कहते हैं रोस्टो थ्योरी ऑफ ग्रोथ। और देखिए, सुब्रमण्यम साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उनके अगर पूरे बयान को अगर आपने सुना है, उसमें उन्होंने कहा कि हम टेक ऑफ स्टेज पे आ गए हैं, यानी कि रोस्टो के ग्रोथ जो थ्योरी होती है हम उसमें तीसरे स्टेज पे आ गए हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल थ्योरी होता है, उसके बाद प्री टेक ऑफ होता है, फिर टेक ऑफ है, फिर इसके बाद मैच्योरिटी है, फिर आपका एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन है। तो यदि हम तीसरे स्टेज पे आ गए तो हमारे टेक ऑफ के चांस बनते हैं, और टेक ऑफ के चांस बनते हैं, अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, तो संसाधन और लोगों की बेहतरी के लिए आपके पास मौके उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन एक बार फिर मैं कहूंगा कि 7 जनवरी 2026 तक के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, जब ये आंकड़े हमारे पास एक सरकार की ओर से जो है प्रामाणिक तौर पर आएंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें इंतजार करना पड़ेगा प्रमाणिक आंकड़े का। लेकिन एक चीज़ जो आपने बताया कि जब टेक ऑफ की स्थिति में होते हैं तो फिर बाकी चीज़ें अपने आप साथ में चलनी शुरू हो जाती है। मिताली